Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों लिटरेरी पैसेजेस को लेकर एक स्कीम चलाई हुई है जिसमें आज मैं आपको सेकंड पैसेज कराने वाला हूँ। लिटरेरी पैसेजेस यानी कि अनसीन कॉम्प्रीहेंशन स्पेशली रिलेटेड टू पोइट्री। एक ऐसा पैसेज जो पोइट्री का हो और आपका अनसीन पैसेज हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, इसको आप कैसे करें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, आप KVS की तैयारी कर रहे हो, आप NVS की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और जहाँ पर ये कॉम्प्रीहेंशन आता है, लिटरेरी कॉम्प्रीहेंशन, इवन जनरल इंग्लिश भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी लिटरेरी कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाते हैं। तो कैसे लिटरेरी कॉम्प्रीहेंशन पर विजय हासिल करें, कैसे इन पर पकड़ बनाएं, क्या तरीका होना चाहिए लिटरेरी कॉम्प्रीहेंशन को करने का, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और एक गलती जो अक्सर कुछ बच्चे करते हैं, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो ये गलती ना करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पैसेज देखा और सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, क्वेश्चंस पर आकर उनको पढ़ते हैं और फिर पैसेज पर जाते हैं, देखते हैं कि इस जो पैसेज की जो लाइन है वो कहाँ रिलेट कर रही है इस क्वेश्चन से। ये एक पुराना मेथड है। ये वो मेथड है जब आप स्कूल टाइम में थे। स्कूल टाइम में आपने नीचे देखा, थोड़ा सा पोर्शन देखा और सीधे ऊपर पहुंच गए और उसी का पूरा क्वेश्चन जो था वो वहां से लगा दिया। और मैं कह सकता हूं 90% स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया होगा। अगर आपने भी ऐसा किया है तो जरूर शेयर कीजिए। देखो बचपन के किस्से हैं, ह्यूमर तो होता ही है। अगर आपने शेयर किया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर हमने भी ऐसे ही किया था, लेकिन गॉन आर द डेज। अब वो चीज नहीं है। अब चीजें टिपिकल हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, और आपको पूरा एनालाइज करना होगा उस पैसेज का। एक अच्छा खासा आपको उसको देखना होगा, पढ़ना होगा और ये देखना होगा कि वो एटलीस्ट किस बारे में है। तो सबसे पहला जो आपका मोटो होना चाहिए पैसेज रीडिंग के समय, चाहे आप प्रोज का पढ़ रहे हो चाहे पोइट्री का पढ़ रहे हो, तो ये होना चाहिए कि वो जो पैसेज आप तैयार कर रहे हैं उसका सब्सटेंस क्लियर होना चाहिए, उसकी थीम क्लियर होनी चाहिए, पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। चाहे भले ही आपने उस पोएम को पहले कभी ना पढ़ा हो, उस राइटर के बारे में, पोइट के बारे में आपको ना पता हो, कोई बात नहीं, लेकिन पोएम को पढ़कर हमें पता लगा लेना चाहिए कि किस बारे में है। अगर आपने उस पोएम को पहले कभी पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। और इनकेस कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है मेरे माइंड में, शायद हमने कहीं पढ़ा हुआ है ये, तो अगर जो ऐसी अवस्था है तो रिकॉल जरूर करें कि आपने कब पढ़ा उसको। अगर पढ़ा तो वो अगर जो माइंड में आ जाएगा तो आपका पैसेज और अच्छा जाने की संभावना हो जाती है कि पढ़ा हुआ पैसेज आ जाए तो। लेकिन नहीं आए तो जो मैंने तरीका बताया है उसको अपनाना है। सबसे पहले उसको आपको ये देखना है कि पैसेज किस चीज को रिलेट करता है, किसके बारे में है ये पैसेज, उसको पढ़िए एंड देन कम टू द पॉइंट। फिर पॉइंट पर आइए, जो क्वेश्चंस हैं उन पर आइए, ठीक है ना, वन बाय वन फिर उनको करना है। तो देर ना करते हुए हम ये क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, बच्चों आप कोई ना कोई गेम तो आप खेलते होंगे, और जनरली अगर जो हम देखें तो बॉयज हो गर्ल्स हो, आजकल बच्चों का जो फेवरेट गेम है वो क्रिकेट है, अधिकतर क्रिकेट है। हो सकता है आपका कोई और गेम फेवरेट हो। जब आप वो गेम खेलते हैं तो आप कैसे खेलते हैं? आप ये सोचकर खेलते हैं कि मैं हार जाऊं या जीत जाऊं, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हारने या जीतने से, ये खेलकर ये सोचकर खेलते हैं क्या? जब आप कोई गेम खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप पिच पर उतरते हैं, आप बैटिंग करने के लिए उतरते हैं, आप बॉलिंग करने के लिए उतरते हैं, आप फील्डिंग करने के लिए उतरते हैं, तो क्या आप ये सोचकर खेलते हैं कि मेरी बॉलिंग से वो आउट हो या ना हो कोई बात नहीं, मेरे बैट से रन बने या ना बने कोई बात नहीं, फील्डिंग अच्छी हो या ना हो कोई बात नहीं? क्या आप ऐसा सोचते हैं? नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते। आपका जो जज्बा है ना उस समय वो देखने लायक होता है। जब मैंने देखा है बच्चों को भी क्रिकेट पिच पर खेलते हुए, वो ऐसे खेलने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई बड़ा खिलाड़ी आ गया हो, कोई इंटरनेशनल प्लेयर आ गया हो जो कि आज पिच पर खेल रहा है। छोटे छोटे बच्चों की मैं बात बता रहा हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है,
उनका स्टैमिना बदल जाता है, उनका वे ऑफ डूइंग बदल जाता है, उनका तरीका बदल जाता है और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं उस क्रिकेट की पिच पर। चाहे वो बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा वहां बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, खेलते समय आप बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, खाते समय बेस्ट देने की कोशिश करें कि हम अच्छे से अच्छा खाएं, पहनते समय बेस्ट देने की कोशिश करें कि हम अच्छे से अच्छा पहने, तो फिर पढ़ते हुए क्यों नहीं? पढ़ते हुए भी तो आप बेस्ट देने की कोशिश करें ना। तो जो आप खेल के मैदान पे अपना जज्बा, अपनी हिम्मत, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उस प्रकार से इस पढ़ाई पर जो आपका टारगेट है, जिसको आपको अचीव करना है, उस पर भी इसी मन से जिस दिन आप लग गए ना, उस लगन के साथ कि मुझे जीतना ही है, मैं जीतने के लिए खेलूंगा। और ये खेल कोई मैदान वाला खेल नहीं है, ये आपकी लाइफ का खेल है, आपकी सफलताओं पर ले जाने वाला खेल है, आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला खेल है। तो इससे आपको कैसे लड़ना है और यहां पर कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पैसेज। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रिक्ट, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। देखिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रिक्ट, जो दया का गुण है, जो दया का गुण है। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि ये कौन सी पोएम है, क्योंकि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहा हूं कि मान के चलिए कि आपको पता ही नहीं है कि ये पोएम कौन सी है, ठीक है, कौन सी पोएम है और कौन इसका पोएट है, ये भी आपको नहीं पता। आपको केवल पैसेज आ गया एग्जाम में और आपको पता लगाना है कि इस पैसेज में है क्या। तो सबसे पहले उस पैसेज को पढ़ लीजिए, पहचानिए कि किस बारे में है। तो देखिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रिक्ट। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, क्वालिटी मतलब गुण, और किस चीज का गुण? दया का गुण। मर्सी मतलब दया। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब फोर्सेबल, फोर्स, यानी कि जो दया का गुण है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। किसको बाध्य नहीं किया जा सकता? दया के गुण को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये कैसे आती है? इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन, किसकी तरह आती है? बारिश की बूंदों के रूप में। फ्रॉम द हेवन, जैसे आकाश से बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं ना, उसी प्रकार से ये जो दया है ये भी निकल कर आती है, ये भी आती है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे की तरफ। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोनों के लिए ब्लेस्ड है। इट मतलब इट रेफर मर्सी, मर्सी के लिए रेफर किया गया है। ये दोनों के लिए क्या है? दोनों के लिए अच्छी होती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, जो इसको देता है, यानी कि दया को जो देता है, दया करने वाला, वो भी ब्लेस्ड होता है, उसके लिए भी अच्छी होती है। एंड हिम दैट टेक्स, और जो इसको लेता है, ग्रहण करता है, उसके लिए भी अच्छी होती है। इस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट इट बिकम्स, इट मींस इट इज द मोस्ट पावरफुल। ये सर्वशक्तिशाली होती है। कौन सर्वशक्तिशाली होती है? जो दया है, मर्सी है, वो सर्वशक्तिशाली होती है। द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, वो जो राजा राज्य करता है, अपने सिंहासन पर राज करता है, उसके क्राउन से भी बढ़कर, उसके ताज से भी बढ़कर होती है कौन? मर्सी, दया। His scepter shows the force of temporal power. His refers to king. His यहां पर किसके लिए कहा गया है? राजा के लिए। Scepter जो उसका एक राजदंड होता है, राजा के पास एक शक्ति होती है ना, एक शक्ति होती है जो लोग मतलब गलत काम करते हैं उनको दंड देने की एक शक्ति राजा के पास होती है। राजा का राजदंड कहलाता है। Scepter shows the force of temporal power. वो एक वर्डली पावर को रिप्रेजेंट करता है, वो एक अर्थली पावर को रिप्रेजेंट करता है। जो राजा होता है उसका सेप्चर जो होता है, द एट्रीब्यूट टू आव एंड मैजेस्टी। और इसमें दोनों चीज आ जाती हैं, एक डर, सम्मान, दोनों चीज मिक्स हो जाती हैं। जो राजा के प्रति एक सम्मान की भावना, राजा का की हर बात मानना जनता के द्वारा, वो क्यों होता है? क्योंकि राजा के पास एक ऐसी शक्ति होती है, उससे लोग डरे हुए भी होते हैं
और कभी कभी डर में भी सम्मान निकलता है। आपने देखा होगा कि काफी ऐसे लोग जो कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो बॉस है, बॉस की नीतियों से परेशान होते हैं लेकिन फिर भी बॉस का सम्मान करते हैं। अब कारण क्या है भैया? डर है कि कुछ बोले तो कहीं यू आर फायर्ड ना हो जाए। तो वही चीज है, तो वो चीज आ जाती है wherein doth sit the dread and fears of the king। तो क्योंकि वो चीजें समाई होती हैं, राजा का डर भय ये चीज समाई होती है जनता की नजर में, बट मर्सी इज अबव दिस सैक्चर्ड स्वे। लेकिन दया की बात करें, दया की बात करें तो दया जो है इनसे कहीं सर्वोपरि है। दया बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंचा है। इट इज एंथ्रोन्ड इन दी हार्ट्स ऑफ किंग्स। एंथ्रोन्ड मतलब टू लिव इन, निवास करना, कहीं रहना। ये कहां रहती है? इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स। दया तो राजाओं के हृदय में निवास करती है, राजाओं के हृदय में रहती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, एट्रीब्यूट अ काइंड ऑफ क्वालिटी। ये तो भगवान की खुद की क्वालिटी है जो दया है। एंड अर्थली पार डॉथ देन शोज लाइकेस्ट गॉड्स। और फिर उस समय सांसारिक शक्ति भी दैवीय शक्ति के समान हो जाती है। इस पृथ्वी की ताकत भी भगवान की ताकत के समान हो जाती है। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया के साथ क्या मिल जाए? न्याय मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जब आपने ये पैसेज पढ़ा दोस्तों, तब आपको समझ में आया होगा कि ये किसके बारे में है? ये मर्सी के बारे में है, यानी कि दया के बारे में है। अब आपको ये नहीं पता पोएट कौन है, आपको ये नहीं पता कि ये पोएम कौन सी है या फिर कोई प्ले का पार्ट है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि भाई इसके अंदर ये है। तो वही चीज है पैसेज पढ़ते समय, भले ही आपको पोएम का नाम ना पता हो, पोएट के बारे में ना पता हो, लेकिन एटलीस्ट जब आप पोएम पढ़ें तो एक एक लाइन को दिल से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और समझें कि इस पोएम में है क्या, एटलीस्ट पोएट कहना क्या चाहता है। तो ये तो अब हमें क्लियर हो गया ना कि किस बारे में पोएट बात कर रहा है। अब सीधे क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि किस पोएम से है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का आपने एक प्ले पढ़ा होगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पढ़ा है ना मर्चेंट ऑफ वेनिस? मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया का कैरेक्टर आया है और पोर्शिया जो है यहां पर पोर्शिया की ये स्पीच आती है, ठीक है ना? पोर्शिया की ये स्पीच है और पोर्शिया यहां पर बात कर रही है किसकी? मर्सी की बात कर रही है, दया की बात कर रही है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस को अगर जो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ड्रॉप कर दूंगा। तो वहां से आप उसको जरूर पढ़ें, उसकी कहानी को भी समझें। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। मर्सी इज कंपेयर्ड विद, मर्सी की तुलना किससे की गई है? देखिए मर्सी, ठीक है ना, मर्सी किससे कंपेयर की गई है? लाइक जेंटल रेन, ठीक है ना? किसकी तरह आती है? जेंटल रेन की तरह आती है। रेन, किंग, मोनार्क और जेंटल रेन। सो जेंटल रेन इज द राइट आंसर। रेन और जेंटल रेन, इन दोनों को समझना है अच्छी तरह से कि मतलब पैसेज में क्या दिया गया है उसको देखकर आपको करना है। आगे देखिए, मर्सी एड्स मोर ग्लोरी, मर्सी एड्स मोर ग्लोरी टू अ किंग। वो राजा की ग्लोरी को ज्यादा ऐड करती है, मोनार्क की ग्लोरी को बढ़ाती है, मोनार्क के क्राउन को बढ़ाती है। मोनार्क सिटिंग इन हिज थ्रोन, ठीक है ना? मोनार्क सिटिंग इन हिज थ्रोन, वो जो राजा है जो अपने सिंहासन पर शासन कर रहा है उसकी ग्लोरी को और बढ़ा देती है। कौन? मर्सी। सो दिस वन इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। इसके बाद When does mercy become God-like? मर्सी भगवान के जैसी कब हो जाती है? भगवान की जैसी कब हो जाती है? आपने पोएम की लास्ट लाइन यहां पर देखी होगी, सीजन्स जस्टिस वाली। सो व्हेन मर्सी सीजन्स व्हेन इट एंटर्स अ किंग्स हार्ट, जब ये राजा के हृदय में निवास करती है तो भगवान लाइक हो जाती है क्या? व्हेन इट मिक्सेस विद द किंग्स ग्रेस, क्या ये जब राजा के ग्रेस में आती है तब हो जाती है? व्हेन इट इज सीजन्ड विद जस्टिस, ये किसके साथ मिल जाती है? जस्टिस के साथ। सो दिस वन इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पढ़ोगे ना पैसेज को तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस के आंसर्स निकलते चले जाएंगे, बहुत आसानी से आप पैसेज कर पाएंगे।
व्हाट शोज द टेम्पोरल पावर ऑफ मोनार्क। जो टेम्पोरल पावर है मोनार्क की, वो क्या चीज दर्शाती है? आपने एक लाइन पढ़ी हुई, हिज सैप्चर शोज द टेम्पोरल पावर, पढ़ा था ना? हिज सैप्चर शोज, उसका जो राजदंड है वो उसकी टेम्पोरल पावर को दर्शाता है। तो यहां पर कहा है, दिस वन इज द राइट आंसर, सी। आप देखिए, व्हाट शोज द टेम्पोरल पावर ऑफ अ मोनार्क, हिज थ्रोन, हिज मर्सी, हिज सैप्चर, हिज क्राउन, हिज सैप्चर। द वर्ड एट्रीब्यूट मीन्स, एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। लाइन आई थी ना, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये तो खुद भगवान का गुण है। सो इट मीन्स क्वालिटी, ये क्या है? क्वालिटी है। सो ये आपके जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पैसेज, जो कि आपके लिटरेरी पैसेजेस को लेकर है, पोइट्री के, और जिसकी एक सीरीज चला रखी है। तो आप इस सीरीज का हिस्सा जरूर बने रहें। और इसके साथ साथ अगर आप यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाए, और आपने पहले से कुछ मटेरियल स्टडी पढ़ा हुआ भी है, और आप एक रिफ्रेशर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पॉइंट टू पॉइंट नोट्स आपको मिल जाएं, तो दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार किए गए हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, जो कि एक कड़ी मेहनत का परिणाम है। अब ये नोट्स ऐसे ही नहीं कि अक्सर आप बाजार में किताबें देखते हैं, कॉपी पेस्ट वाली किताबें चल रही हैं, वो काम मैंने नहीं किया, और ना ही मैं बच्चों को कभी इस तरह के काम बच्चों के साथ कर सकता हूं। बहुत मेहनत के साथ नोट्स तैयार किए हैं, और अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं। इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएंगे, क्रिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके जो 4 राइटर्स आपके कोर्स में लगे हुए हैं, उन चारों राइटर्स पर केवल यूपी टीजीटी में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड पूछा जाता है तो उसको भी फाइंड आउट करके वहां पर इस नोट्स में जगह दी गई है, उन क्वेश्चंस की भी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने प्रीशियस, कितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए। और इस समय एक स्पेशल स्कीम है, जो नोट्स हमारे 2000 रुपये के हैं, उसमें हम आपको स्टडी मटेरियल यानी कि जो वीडियोस हैं हमारी, जो रिकॉर्डेड सेशन, कंप्लीट सेशन है रिकॉर्डेड, और लाइव रिवीजन जिसमें होगा, और लाइव डिस्कशन सेशन जिसमें इंक्लूड होगा, वो भी आपको इसमें मिलने वाला है। यानी कि कंप्लीट पैकेज आपको नोट्स के साथ मिलने वाला है। आपको नोट्स भी मिलेंगे जो कि हार्ड कॉपी में होंगे, आपके एड्रेस पर डिस्पैच कराए जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको एक रिकॉर्डेड पैकेज आपको मिलेगा जिसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी यूपी टीजीटी की, और लाइव सेशन भी इंक्लूड होगा। लाइव सेशन में डिस्कशन सेशन होगा, रिवीजन सेशन होगा, और जो भी आपको कुछ टॉपिक कोई भी समझना आप चाहते हैं लाइव सेशन में, वो भी आपको समझाया जाएगा। और ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों के नोट्स हैं। ग्रामर डिटेल में है, लिटरेचर वन लाइनर है, पॉइंट टू पॉइंट है, स्पेसिफिक है, और इसमें भी आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, और चारों राइटर सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएं, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हर बार आप नाम रोशन करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट आप देते हैं हमारे सेंटर को, हमें भी बहुत प्राउड होता है आपकी उस सफलता को देखकर। तो मैं चाहता हूं कि हमारी इस कड़ी का हिस्सा आप जरूर बने और सफलता का मुकाम जरूर हासिल करें। तो दोस्तों अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें मेरे नंबर पर 9756055255, ठीक है ना? इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करें, आपको पूरी डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी। यू में व्हाट्सएप और कॉल जैसे भी आप करना चाहें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।